फटाफट प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज आप सबका स्वागत है। डॉक्टर अंजू टिन्ना की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। फटाफट क्वेश्चन आंसर्स करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में कम समय को देखते हुए अपनी तुरंत फटाफट एबिलिटी को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट एबिलिटी के अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक। एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? जो अधिगमकर्ता की क्रिया को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, अच्छा शिक्षक अधिगमकर्ता की क्रिया को प्रोत्साहित करता है। फिर अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है। बिल्कुल, अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये 2016 में आरपीएससी के में आया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? प्रकार्य क्या होता है? प्रकार्य का मतलब होता है लर्निंग अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जब लर्निंग अकॉर्डिंग टू फंक्शंस की बात आएगी तो आपको प्रकार्य समझ आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको हिंदी का शब्द ना समझ में आ रहा हो तो आप इंग्लिश में ध्यान दीजिए, आपको फटाफट समझ आ जाएगा। तो लर्निंग अकॉर्डिंग टू फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? कॉग्निटिव, अंडरस्टैंडिंग, स्किलफुल, एटीट्यूड, इनोवेटिव, इवेल्युएटिव और लर्निंग बाय कॉम्पिटेंसीज। ये हमारे प्रकार्य के प्रकार है। इसने क्या पूछा है? प्रकार्य का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं आएगा इसमें? कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता इसमें नहीं है। संज्ञानात्मक है, निपुणता है और अभिवृत्त्यात्मक है। तो इसमें कौन सा चीज़ नहीं होगी? कल्पनाशीलता। फंक्शनल लर्निंग नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। किस किस में सहायता करता है? विकास में सहायता करता है, विकास की विशेषताओं को बताने में सहायता करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझाने में सहायता करता है, बालकों की समस्याओं को समझने में सहायता करता है। तो फिर क्या चीज़ है? उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये कब आया है? आरपीएससी गणित 2016 में आया है। अनुदैर्ध्य उपागम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल अप्रोचेस। जिन बालकों का पर्यवेक्षण किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो निश्चित होते हैं, नए नहीं होते, विभिन्न नहीं होते और उपयुक्त में से कोई नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में जिन बच्चों का पर्यवेक्षण किया जाता है वो निश्चित होते हैं। ये भी आरपीएससी गणित 2016 में आया है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? फिर से पढ़ लो परिभाषा। शिक्षण प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? एन.एल. गेज ने दी थी। ठीक है, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। ये परिभाषा किसकी है? एन.एल. गेज की है। शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता रहता है। कैसे प्रयास करता है? विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देता है, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम भी देता है वातावरण देने के लिए। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये भी आरपीएससी हिंदी 2016 में आया है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, शिक्षण सामग्री में सुधार करना। बताइए, ये जो है ना शिक्षण विधि, ये टीचिंग मैथडोलॉजी हो गई। ये तीन चीज़ें तो हमारा जो है सर्वांगीण विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? शैक्षिक मनोविज्ञान का। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से हैं? ये मैंने आपको एक बार पहले भी ये प्रश्न करवाया हुआ है। ये इसमें 4 चरण कौन से हैं? सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, फिर क्रिया होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, अनुगमन होना चाहिए। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन। ये आरपीएससी संगीत 2016 में आया है। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन, ये 4 सीखने की प्रक्रिया के चरण है। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं और सक्षमताओं का अध्ययन करता है। किसका? जब अंतर्निहित क्षमताएं किसकी होती है? क्या समूह की होती है या व्यक्तिगत होती है? क्षमताएं किसका अध्ययन करता है? समूह की या अंतर्निहित?
तो शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से व्यक्तिगत अध्ययन करता है, अलग अलग अपने आप ही वो समूह की विभिन्नताओं के बारे में पता लग जाएगा हमको, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पता लग जाएंगी तो उसकी क्षमताएं भी पता लग जाएगी, उसकी क्षय क्षमताएं भी पता लग जाएगी। तो शैक्षिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ये आरपीएससी चित्रकला 2016 में आया था। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना होता है। क्या ध्यान में रखना है जब शिक्षक कर रहा है? विषय और शिक्षार्थी। कल भी हमने पढ़ा था केंद्र बिंदु कौन है? छात्र। केंद्र बिंदु छात्र, लेकिन छात्र को हमें पढ़ाना है। यदि वो पूछे केंद्र बिंदु तो आपको सिर्फ शिक्षार्थी आंसर देना है, लेकिन ध्यान में रखना है यदि शिक्षक आवश्यक रूप से ध्यान रखे शिक्षण के समय में, तो केंद्र बिंदु तो छात्र हो गया, साथ में वो किसका ध्यान रखे? विषय, कि किस विषय को पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है? क्या मानक मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, प्योर विज्ञान है? तो से कोई नहीं, अप्लाइड साइंस। अनुप्रयुक्त विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, जो कि प्रयोग अनुप्रयुक्त की जाती है, अप्लाई की जाती है किस पे? बच्चों पे, बच्चों के वातावरण निर्माण में, बच्चों को प्रेजेंट में स्टडी करवाने में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने लिखी थी। ये भी हमारा आरपीएससी में आया हुआ है, आरपीएससी समाजशास्त्र 2016 में आया है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। ये कथन देने वाले कौन थे? ई.ए. पील। ई.ए. पील ने कहा था सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। जो कथन आते जा रहे हैं परीक्षाओं में, जैसे कल हमने वुडवर्थ का पढ़ा था, पहले भी हमने गेट्स का पढ़ा है, उन सारे कथनों की एक लिस्ट बना ले और लिस्ट बना के अपने बेड के सामने टांग ले। सुबह और शाम उन कथनों को देखें तो आपको ये कथन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि ये कथन किस किस के हैं। ये भी आरपीएससी में आया हुआ है, राजस्थानी में 2014 में। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? प्रभावशीलता, प्रभावशीलता पाठ्यचर्या भी प्रभावशीलता डालती है, शिक्षक भी डालते हैं और प्रबंध तंत्र भी डालते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? अभी दोबारा आ गया क्वेश्चन, ई.ए. पील। फिर से वही बात कहूँगी कि एक चार्ट बना ले। निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए, फटाफट करना है, फटाफट। निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, उद्देश्य निर्धारण और सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? उद्देश्य के निर्धारण के बाद में मूल्यांकन तो लास्ट में करेंगे, सामग्री का प्रस्तुतिकरण भी करेंगे, लेकिन पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3-1। 3-1 के बाद में आप क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण कर देंगे 4, और 4 के बाद में क्या करेंगे? 2। 3-1-4-2। आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-4-2। ओके। एक सफल शिक्षक वह है जो क्या हो? दयालु हो, शांत हो, सहनशील और प्रभुत्ववादी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो। बताओ आप क्या करेंगे? इसमें से वो कहता है कि निम्न दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। ए और बी, ए और बी यानी कि दयालु, अनुशासनवादी, शांत और प्रतिक्रियाशील, इन सब से हो जाएगा। सी और डी, सहनशील, प्रभुत्ववादी, निष्क्रिय एवं सक्रिय, या सिर्फ सहनशील एवं प्रभुत्ववादी, या सिर्फ दयालु एवं अनुशासनवादी। इस तरीके का जो प्रश्न है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न होते हैं, इसलिए इस टाइप के प्रश्न को नहीं पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको जो उत्तर देना होगा उसमें निष्क्रिय सक्रिय को नहीं दे सकते आप उत्तर, सहनशील और प्रभुत्ववादी को उत्तर नहीं दे सकते, शांत और प्रतिक्रियाशीलवादी को उत्तर नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट सी बातें हो गई, दयालु एवं अनुशासनवादी। तो ये चीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक को शिक्षण संस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। किस लिए प्रदान की जानी चाहिए? शिक्षण संस्थिति,
शिक्षण की संस्थिति पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्या वो कक्षा कक्ष वातावरण के अनुरूप हो, शिक्षार्थी की मानसिक एवं शारीरिक आयु के अनुरूप होती है। जी हाँ, जो शिक्षण संस्थिति होती है वो उसकी मानसिक एवं शारीरिक आयु को बताती है। तो उत्तर हो जाएगा 2। ओके, चलिए अगला। शैक्षणिक मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थिति में उन शोधों का उपयोग करता है जो मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणियों से संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा C.E. स्किनर ने दी थी। फिर परिभाषा आ गई, अपनी परिभाषाओं के चार्ट में एक परिभाषा और जोड़े। C.E. स्किनर ने क्या कहा था? शैक्षणिक मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में उन शोधों का उपयोग करता है जो मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों से संबंधित होती है। ये भी 2016 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा है? बताएं। ये कई बार पढ़ा है अपन ने। गिलफोर्ड की परिभाषा अपन ने 2-3 लेक्चर में पढ़ ली है। अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार के परिवर्तन, ये भी अपनी लिस्ट में जोड़ ले। इस तरीके से ये आज के फटाफट के 20 प्रश्न पूरे होते हैं और इन प्रश्नों को फटाफट करने की कोशिश करें जिससे कि वहाँ पे आप में फटाफट क्वेश्चंस को डील करने की एबिलिटी उत्पन्न हो सके। थैंक